नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि विश्व सिकल सेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया गया है कल के दिन, यानी कि 19 जून को यह दिवस मनाया गया है। बात करते खबर की, तो खबर है विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और उपचार को प्रोत्साहित करना तथा इससे प्रभावित लोगों के अधिकारों और सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 में, याद रखेंगे इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इस वर्ष की थीम की बात करेंगे तो इस वर्ष की थीम है वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्ववकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। यह इस वर्ष की थीम है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा सिकल सेल के बारे में। सिकल सेल क्या है? तो सिकल सेल है एक आनुवांशिक बीमारी, एक आनुवांशिक बीमारी है। और यह आनुवांशिक बीमारी होती किसके कारण है? तो आनुवांशिक बीमारी होती है यह आरबीसी में। यह होती कहाँ पर? आरबीसी में, यानी कि रक्त की एक कोशिका होती है आरबीसी। उसी आरबीसी में पाया जाता है एक हीमोग्लोबिन नाम का एक रंजक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? इस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये इसका काम है। तो इसी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो एक जीन होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबिन जीन, ग्लोबिन जीन। ये ग्लोबिन जीन, इसका बीटा ग्लोबिन जीन इसको बोलते हैं, बीटा ग्लोबिन जीन। ये बीटा ग्लोबिन जीन में क्या होता है? इस जीन की इसमें असामान्यता आ जाती है, यानी कि जैसा यह होता है उससे अलग कार्य करने लगता है। असामान्यता आ जाती है। और ये असामान्यता होती किसके कारण है? यह असामान्यता होती बीटा ग्लोबिन के माता पिता से आता है। ये असामान्यता के कारण दो जीनों की कॉपीज आ जाती हैं बच्चे पर, जिसके कारण यह बीमारी होती है। और इसमें जो आरबीसी होती हैं ये चपटे होते हैं, ऐसे चपटे आरबीसी होते हैं। लेकिन इस बीमारी में ये बन जाते हैं ऐसे हंसिए के आकार के बन जाते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि हंसिए के आकार के आरबीसी बन जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो ये चपटे वाले आरबीसी होते हैं ये आसानी से रक्त वाहिकाओं में बहते रहते हैं। लेकिन ये जो हंसिया नुमा बन जाते हैं आरबीसी, ये जाकर ऐसे कहीं पर मोड़ पर, किसी किनारे पर वाहिकाओं में फंस जाते हैं और ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। हृदयाघात, इससे होने वाली नुकसान क्या है? तो इससे हृदयाघात भी होता है। हृदयाघात के अलावा इसके कारण बहुत दर्द होता है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के कारण इसके में हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है इस रोग के कारण। इस रोग के निदान की बात की जाए तो इस रोग के निदान के लिए टीकाकरण किया जाता है बच्चों में। टीकाकरण के अलावा फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, फोलिक एसिड की टैबलेट। और फोलिक एसिड के अलावा इसका एक और उपचार यह है कि इसमें ब्लड ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ब्लड ट्रांसप्लांट, यह भी इसका एक उपचार है। और ये आनुवांशिक बीमारी है जो कि बहुत ही कष्टकारक बीमारी है। ये छोटे छोटे बच्चों में लगभग 5 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें शुरुआती रूप में ये देखने को मिलती है। 5 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें देखने को मिलती है। इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये देखिए, ये जो आरबीसी बनी ये सिकल के आकार की है और यही जाकर कहीं कोने पर फंसती है, जिसके कारण हृदयाघात या बहुत सारी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर इस बीमारी की बात की जाए तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 34,000 लोगों की मृत्यु होती है। 34,000 मृत्यु पूरे विश्व में होती है सिकल सेल के कारण। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत पूरे विश्व में सेकेंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है सिकल सेल के मामले में। सिकल सेल के मामले में भारत का दूसरा नंबर, पहला नंबर है नाइजीरिया और कांगो का। अफ्रीकी देश हैं, 2 देश हैं, नाइजीरिया
नाइजीरिया और कांगो का। नाइजीरिया और कांगो ये हैं, ये दोनों हैं कांगो गणराज्य, ये दोनों फर्स्ट नंबर पे हैं और भारत का नंबर आता है दूसरा। और स्वाभाविक रूप से ये जो बीमारी है ये पाई जाती है आदिवासी समुदायों में। आदिवासी जो समुदाय हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा हद तक पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली करने का फैसला किस राज्य ने किया है? Which state has recently decided to implement e-voting system through Android based mobile? तो ये जो राज्य है यह हमारा राज्य है बिहार। बिहार राज्य ने ये सिस्टम लागू किया है कि अब जो लोग हैं अपने घर से अपने फ़ोन से ही वोटिंग कर सकेंगे और अपने मन मुताबिक जिसे वो चाहें उसे मतदान कर सकेंगे। बात करते खबर की, तो खबर है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। याद रखेंगे कि ई वोटिंग को सपोर्ट करने वाला बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। यह नई प्रणाली 28 जून को होने वाले नगर निकाय चुनावों में लागू की जाएगी, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की है। तो दीपक प्रसाद यहाँ के राज्य आयुक्त हैं और उन्होंने यह घोषणा की कि अब बिहार राज्य में वोटिंग करने के लिए अगर कोई इच्छुक है तो वह अपने मोबाइल फ़ोन से भी वोटिंग कर सकता, उसे मतदान केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले अभी हमने देखा था कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या पहले 1500 होती थी, अब इसको घटाकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने कर दिया है 1200। तो अब अधिकतम मतदाताओं की संख्या एक मतदान केंद्र पर कितनी होगी? 1200 होगी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना। याद रखेंगे बिहार की राजधानी है पटना। और यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखेंगे बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने इसको ई वोटिंग को लागू कर दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? विच ऑपरेशन हैज इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम ईरान? तो अभी हाल ही में गतिरोध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, जिसमें इजराइल ने पहले हमला किया और उसके कुछ परमाणु ठिकानों को तबाह किया और उसके बदले में ईरान ने भी ऑपरेशन टू प्रॉमिस चलाया। और इन्हीं सबको देखते हुए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंधु। और इस ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत के जितने भी नागरिक ईरान में रह रहे हैं उनको वहां से वह वापस निकालेगा। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन सिंधु। बात करते खबर की, तो भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। भारत ने 17 जून को ईरान और आर्मेनिया में अपने मिशनों की निगरानी में उत्तरी ईरान से 110 छात्रों को निकाला जो आर्मेनिया में प्रवेश कर गए थे। यह आपको ध्यान रखना है कि आर्मेनिया के थ्रू ये दिल्ली लाए गए हैं विशेष विमान के थ्रू, और 110 छात्र ऐसे थे ईरान में जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष विमान से यहाँ पर लाया गया है। कहाँ पर? भारत पर। बात करें तो इससे पहले भी भारत ऐसे अभियान चला चुका है। जब पिछले वर्ष इजराइल में गतिरोध हुआ था तो इजराइल में इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया था। और यह बात कब चलाया था? वर्ष 2023 में। याद रखना 2023 में ऑपरेशन अजय चलाया था भारत सरकार ने और इजराइल से अपने नागरिकों को निकालकर भारत वापस लेकर आए थे। और इससे पहले यूक्रेन और रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो यूक्रेन में जितने भी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र थे उसे भी भारत ने निकाला था और तब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, यह आपको याद रखना कि ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था? जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था और इसको चलाया गया था 2022 में। यह आपको याद रखना कि 2022 में ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से बहुत सारे भारतीयों को वापस लाया गया था।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द काली टाइगर रिजर्व विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? तो ये जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है, कन्नड़ जिले में स्थित है यह। बात करते हैं खबर की, तो काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने यहां बढ़ते पर्यटन और वाइल्ड लाइफ सफारी के जरिए हो रहे व्यावसायिक प्रचार पर चिंता जताई है, जिससे बाघों और अन्य वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है। संरक्षण के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि काली टाइगर रिजर्व में कुछ समय पहले चर्चा में इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जितने भी पर्यटक जा रहे थे या जितनी भी चीज़ें थी, तो व्यवसायीकरण के कारण वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो लॉज वगैरह बना रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रुकने की स्थान बना रहे थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बना रहे थे जो कि वहाँ के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रही थी। उसको लेकर वहाँ की सरकार ने चिंता भी जताई थी और इसी टाइगर रिजर्व को अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताई गई हैं और ये कर्नाटक राज्य पर स्थित है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अभी बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। और अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत, तो थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर सीएम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू द सेबी बोर्ड? तो ये जो फोटो लगी ये इनकी नहीं है, ये जो अभी नियुक्त की गई है वो है अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर को नियुक्त किया गया। ये अनुराधा ठाकुर की फोटो नहीं है, ये गलत लगी हुई है। बात करते खबर की, तो हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, इसके बोर्ड में नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2025 से पदभार ग्रहण करेंगी और सेवानिवृत्त हो रहे आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का स्थान लेंगी। तो ये जो फोटो है यह है अजय सेठ की और इनका स्थान लेंगे कौन? अनुराधा ठाकुर, जो कि 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा सेबी की। तो सेबी की स्थापना की अगर बात की जाए, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल वर्ष 1988 को। वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर बात करें इसके वैधानिक मान्यता की, तो इसे वैधानिक मान्यता मिला था, वैधानिक मान्यता इसको दी गई थी वर्ष 1992 में, 30 जनवरी 1992 को। उस समय इसके लिए सेबी अधिनियम लाया गया था, सेबी अधिनियम, और उस सेबी अधिनियम के तहत इसे वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी 1992 में। सेबी की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो सेबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यही आपको याद रखना है। और अगर इसके सीईओ की बात की जाए तो इस समय इसकी सीईओ है माधुरी पुरी बुच इसकी सीईओ है इस समय पर। और इसका काम क्या है? तो सेबी जो है बाजार में नियंत्रण रखती है, उसमें बाजार पर जितने निवेशक पैसे लगाते हैं उनके हितों की रक्षा करती है और जितनी धोखाधड़ी होती हैं उनको उसकी देखरेख करती है। और उनको अगर कोई अपराध होता है बाजार में, कोई धोखाधड़ी होती है, उसको टारगेट करके ये उसको ठीक करती है और जितनी भी कानूनी कार्रवाई होती है वह सब सेबी करती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? वेयर हैज आईएनएस अर्नाला बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली? तो ये जो है अभी हाल ही में ये बहुत ही अच्छा है। ये जो अर्नाला है ना हमारा,
हाल ही में ये INS अर्नाला, इसे व्यावसायिक रूप से कमीशन किया गया है और यह जो है 18 जून को विशाखापट्टनम में शामिल हो गया है भारतीय नौसेना के बेड़े में। ये आपको याद रखना है। बात करते खबर की, तो भारत की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना ने INS अर्नाला को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में 18 जून 2025 को आधिकारिक रूप से कमीशन किया है। यह पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। याद रखेंगे, यह पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है और इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि यह लगभग 80% सामग्री जो इसमें लगी है वह कैसी है, स्वदेशी है। तो वह एक स्वदेशी कह सकते हैं इसको, यह स्वदेशी नौसेना का विमान है जो कि जलपोत है, जो कि अब बनाकर शामिल कर लिया गया है, कमीशन कर लिया गया है भारतीय नौसेना में। इसकी लागत की अगर बात की जाए तो इसकी लागत है लगभग 789 करोड़ रुपए। 789 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसे बनाया किसने ने, तो इसे बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये जो कंपनी है इंजीनियर्स, ये कंपनी ने इसे बनाया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये स्थित है कोलकाता में। तो ये बना है कोलकाता में और अब शामिल कर लिया गया है विशाखापट्टनम में लाकर नौसेना में, है ना। और इसमें 80% से अधिक जो सामग्री है वह स्वदेशी है। इसकी लागत है 789 करोड़ रुपए। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, असम के माकूम कोयला क्षेत्र में कितने मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पत्तों की खोज की गई है? हाउ मैनी मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल लीव्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन असम्स माकूम। तो ये जो है 24 मिलियन वर्ष पुराने पत्ते हैं जो कि जीवाश्म के रूप में कोयला की खदानों पर मिले हैं। कहाँ पर? असम के माकूम में। चलिए बात करते खबर की। असम के माकूम कोयला क्षेत्र में 24 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पत्तों की खोज की गई है। इस जीवाश्म की खोज बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान BSIP लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। ये जीवाश्म लगभग 23 से 24 मिलियन वर्ष पुराने ओलिगोसीन युग के माने जा रहे हैं। और ये जो पौधा ये अब तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर भी पाया जाता है ना। यह पौधा जिसके पत्ते पाए गए हैं और ये जीवाश्म को खोज निकालने में वैज्ञानिकों ने, कहाँ के वैज्ञानिकों ने, BSIP बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक मेहनत की है और इसे खोज निकाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की किस एयरलाइन को विश्व की तीसरी सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन चुना गया है? तो ये जो एयरलाइन है यह है इंडिगो एयरलाइन। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंडिगो एयरलाइन जो है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बनी है और अब जो है इसे विश्व में तीसरी सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में चुना गया है और ये जानी जाती है कम पैसों में यात्रा उपलब्ध कराने के लिए। इंडिगो एयरलाइन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो राहुल भाटिया और राहुल भाटिया के साथ राकेश गंगवाल, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस एयरलाइन की स्थापना की थी, है ना। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और यह पूरे दिन भर में, एक दिन में लगभग 2200 उड़ानें भरती है। इसके विमान होते हैं दिन भर में 2200 उड़ानें भरते हैं, है ना। और ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, ये आपको याद रखना, सबसे बड़ी एयरलाइन है, याद रखेंगे इसको, सबसे बड़ी
एयरलाइन है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? व्हेन वाज ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये मनाया गया है 18 जून को। 18 जून को यह दिवस मनाया गया है। बात करते खबर की। हर वर्ष 18 जून को दुनिया भर में ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिवस को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के विकास और उनके जीवन की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस कारण यह ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। तो दोस्तों आज के कक्षा में इतने ही प्रश्न हम आप सभी के लिए लेकर आए थे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।